हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी सिलेबस के अध्याय 1 जीवों में जनन के भाग 4 को पढ़ने वाले हैं। इस भाग में हम पहले टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है सूक्ष्म प्रवर्धन। तो चलिए शुरू करते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन को। सूक्ष्म प्रवर्धन, सूक्ष्म प्रवर्धन को इंग्लिश में बोला जाता है माइक्रो प्रोपागेशन। तो स्टूडेंट, सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपागेशन क्या होता है समझ लेते हैं। यहाँ जैसे एक उदाहरण देते हैं कि एक गाजर है या गाजर का पौधा है। इस गाजर से एक उत्तक को निकाल कर कृत्रिम पोषक माध्यम के अंदर रखा जाता है। जैसे यहाँ से इसका एक उत्तक निकाल लिया और इसको कृत्रिम पोषक माध्यम के अंदर रखते हैं। कृत्रिम पोषक माध्यम के अंदर रखा जाता है। ये कृत्रिम पोषक माध्यम है और इस पोषक माध्यम में इस उत्तक को रखा जाता है। तो जब इस उत्तक को इस कृत्रिम पोषक माध्यम के अंदर रखते हैं तो ये इससे पोषक तत्वों को लेकर अपने आकार को बढ़ा लेता है और आकार को बढ़ाकर अपनी कोशिकाओं की संख्या भी बढ़ा लेता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? केलस। केलस। सामान्यतः उत्तक की परिभाषा क्या होती है? उत्तक किसे कहते हैं? तो उत्तक ऐसी कोशिकाएं जो कार्य और संरचना में समान हो और उनका एक समूह हो तो उसे हम उत्तक कहते हैं। ऐसी कोशिकाएं जिनका कार्य और संरचना समान हो, ऐसी कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं। और ये उत्तक जो है ये इस कृत्रिम पोषक माध्यम से पोषक तत्व प्राप्त करके अपने आकार को बढ़ा लेता है और एक संरचना निर्मित करता है जिसे हम कहते हैं केलस। और इसमें एक तो ये कंडीशन कृत्रिम पोषक माध्यम और दूसरा नियंत्रित वातावरण में रखा जाता है। नियंत्रित वातावरण में यह प्रक्रिया की जाती है। और या कीटाणु रहित भी हम इसे कह सकते हैं। कीटाणु रहित। ठीक है, आपको समझ में आया? तो लिखते हैं इसकी परिभाषा। मात्र पौधे के एक छोटे से उत्तक की सहायता से कम समय में हजारों पौधे प्राप्त करने की विधि सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपागेशन कहलाती है। यह विधि असेप्टिक माध्यम या कीटाणु रहित
माध्यम में संपन्न की जाती है। तो समझ में आया आपको सूक्ष्म प्रवर्धन। अब पढ़ते हैं इसकी विधि के बारे में कि किस प्रकार से सूक्ष्म प्रवर्धन की विधि किस किस स्टेप में की जाती है। सूक्ष्म प्रवर्धन की विधि। अब सूक्ष्म प्रवर्धन की विधि में सबसे पहली स्टेप 1 या स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं कि मात्र पौधे से एक उत्तक को अलग किया जाता है। मान लीजिए ये एक मात्र पौधा है और इस मात्र पौधे से एक उत्तक हमने यहाँ से निकाल लिया। ये उत्तक को अलग किया और अलग करके इस उत्तक को कृत्रिम पोषक माध्यम के अंदर इसको रख दिया। ये कृत्रिम पोषक माध्यम है और इस माध्यम के अंदर इस उत्तक को हमने स्थानांतरित कर दिया। अब ये उत्तक इसके अंदर रहकर पोषण प्राप्त करके अपने आकार को बढ़ा लेगा और एक संरचना निर्मित करेगा, बड़ी संरचना निर्मित करेगा जिसका नाम होता है कैलस। अब कैलस बनने के बाद में स्टेप 2 या स्टेप 2 आती है। स्टेप 2 में क्या किया जाता है? स्टेप 2 में ये जो कृत्रिम पोषक माध्यम है, इस पोषक माध्यम से इस कैलस को निकालकर दूसरे पोषक माध्यम के अंदर इसको स्थानांतरित किया जाता है, जिसके अंदर पहले से हार्मोन्स उपस्थित होते हैं। ये उत्तक कैलस यहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया और इसके अंदर हार्मोन उपस्थित है। इन हार्मोन से ये क्या करेगा? ये कैलस पोषण प्राप्त करेगा और पोषण प्राप्त करके इससे क्या होगी? सबसे पहले तने निर्मित होंगे, तने निर्मित होकर फिर शाखाएं निर्मित होगी और शाखाएं निर्मित होकर जड़ें निर्मित होगी। तो पहले यहाँ पर तने निर्मित होंगे, तो इस तरीके से छोटे छोटे पौधे यहाँ पर बनना शुरू होंगे। ये तने निर्मित हो जाएंगे। जब ये तने निर्मित हो जाएंगे तो हम इसको स्टेप 3 में या स्टेप 3 में इसको ट्रांसफ़र करेंगे या उसमें स्थानांतरित करेंगे। तो इस पोषक माध्यम से क्या करेंगे कि ये जो छोटे छोटे पौधे जो बने हैं, इनको यहाँ से काट कर अलग करके अलग अलग पोषक माध्यमों में इनको स्थानांतरित कर देंगे। जब इनको अलग अलग पोषक माध्यमों में स्थानांतरित कर देंगे तो इन तनों से जड़ें निर्मित होगी। अब इनसे क्या होगी? यहाँ पर जड़ें निर्मित होगी और जब इनसे जड़ें निर्मित हो जाएगी तब ये एक पूर्ण पौधा बन जाएगा। और जब ये पूर्ण पौधा बन जाएगा तो स्टेप 4 में इसको ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कि स्टेप 4 को अपनाएंगे। तो स्टेप 4 में हम क्या करेंगे? इस पौधे को, छोटे पौधे को हम चाहे खेत में लगाना हो, बागीचे में लगाना हो, वहाँ जहाँ पर भी हमको इसको लगाना है वहाँ पर हम इसको स्थानांतरित कर देंगे। तो पौधे को खेत या
बगीचे में स्थानांतरित करना। तो स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, इसको बगीचे या खेत में स्थानांतरित कर देंगे। तो आपको समझ में आया सूक्ष्म प्रवर्धन की विधि कैसे की जाती है। हमारा अगला टॉपिक है लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन किसे कहते हैं? जब दो युग्मकों की आवश्यकता जनन के लिए होती है तो ऐसे जनन को हम लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन में नर एवं मादा दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है और इसमें निषेचन की क्रिया होती है। तो लिखते हैं इसकी परिभाषा। लैंगिक जनन क्या होता है? जब दो युग्मकों की आवश्यकता जनन के लिए होती है तो ऐसे जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है। विपरीत लिंगों नर एवं मादा की आवश्यकता होती है एवं इसमें निषेचन की क्रिया होती है। तो आपको समझ में आया लैंगिक जनन कैसे कहते हैं। चलिए आगे इसको समझते हैं। लैंगिक जनन में क्या होता है? एक होता है नर या नर भाग और दूसरा होता है मादा भाग। नर भाग को जीव विज्ञान में इस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है, और मादा को इस साइन से दर्शाया जाता है। नर भाग नर युग्मक का निर्माण करता है, नर युग्मक का निर्माण करता है, और मादा भाग मादा युग्मक का निर्माण करता है। अब ये नर भाग और मादा भाग जो होते हैं ये द्विगुणित अवस्था में पाए जाते हैं। हमेशा द्विगुणित अवस्था में ये पाए जाते हैं और जब इनसे युग्मकों का निर्माण होता है तो युग्मक अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनते हैं और ये हमेशा अगुणित अवस्था में पाए जाते हैं। यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन से नर एवं मादा युग्मक बनते हैं। अगुणित और द्विगुणित किसे कहा जाता है? द्विगुणित यानी कि जो गुणसूत्र उपस्थित होते हैं नर और मादा के अंदर 2n का मतलब ये होता है द्विगुणित, यानी कि ये हमेशा यहाँ पर गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते हैं, जबकि नर युग्मक और मादा युग्मक के अंदर गुणसूत्र जोड़े में नहीं पाए जाते हैं, ये एकल अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे हम मनुष्यों की बात करें तो मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, तो उसे हम 2n लिखेंगे, और यदि युग्मक की बात करें तो उसे केवल हम 23 या 23 लिखेंगे।
जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया संपन्न होती है और नई कोशिका, द्विगुणित कोशिका का निर्माण होता है जिसे हम युग्मनज कहते हैं। यह युग्मनज द्विगुणित अवस्था में होता है और बाद में यह विकसित होकर एक भ्रूण का निर्माण करता है। लैंगिक जनन को संपन्न करने के लिए दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं। एक होते हैं द्विलिंगी जिन्हें हम बाइसेक्सुअल भी कहते हैं और दूसरे होते हैं एक लिंगी जिन्हें हम यूनिसेक्सुअल भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी डेफिनेशन। द्विलिंगी और एक लिंगी किसे कहते हैं? द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल। तो द्विलिंगी यानी ऐसे जीव या ऐसे प्राणी जिनके अंदर नर एवं मादा भाग दोनों एक ही जीव के अंदर उपस्थित होते हैं, तो ऐसे जीव को हम द्विलिंगी कहते हैं। ऐसे प्राणी जिनमें नर एवं मादा भाग एक ही प्राणी में पाए जाते हैं, ऐसे जीवों को द्विलिंगी कहा जाता है। मतलब नर एवं मादा भाग दोनों ही एक ही प्राणी के अंदर जब उपस्थित होते हैं तो ऐसे जीव द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल कहलाते हैं। इसका उदाहरण है जैसे केचुआ, लीच, स्पंज आदि। इन सभी में नर एवं मादा भाग एक ही जीव के अंदर पाया जाता है। दूसरा होता है एक लिंगी। या यूनिसेक्सुअल। तो एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल किसे कहते हैं? ऐसे जीव या ऐसे प्राणी जिनमें नर एवं मादा भाग दोनों अलग अलग प्राणियों में पाए जाते हैं, ऐसे जीवों को हम एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल कहते हैं। ऐसे प्राणी जिनमें नर एवं मादा भाग अलग अलग जीवों में या प्राणियों में पाए जाते हैं, उन्हें एक लिंगी जीव कहा जाता है। उदाहरण क्या होंगे इसके? मनुष्य या सारे जैसे जानवर, जैसे शेर, बकरी, भालू, हिरण, इन सभी में नर और मादा भाग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। मनुष्य, शेर,
बकरी, हिरण, गाय, भैंस आदि में अलग अलग नर एवं मादा भाग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले भाग में हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन में घटने वाली घटनाओं के बारे में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।